एक एक ठोस घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। देखा आपने? एक ठोस घनाभ जिसकी लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। देखा? लंबाई L, चौड़ाई B और ऊंचाई H है। इसे बाहर की तरफ से हर तरफ रंगा जाता है। इसे बाहर की तरफ से हर तरफ रंगा जाता है और फिर इसे प्रति कटाई किसी निश्चित दर पर इस प्रकार से काटा जाता है। प्रति कटाई किसी निश्चित दर पर इस प्रकार से काटा जाता है कि यह इकाई मात्रक भुजा के कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। तो इसमें से प्राप्त होने वाले ऐसे छोटे घनों की संख्या अब भैया डैश लगाइए सर, डैश लगा के नई लाइन से लिखेंगे, नई लाइन से जिनकी 3 सतह लगी होंगी, शायद 3 कलर्ड सर्फेसेस। इसका आंसर तो 8 ही आता है, ठीक है, क्योंकि कोने बराबर होते हैं दोनों में। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिए, जिनकी 2 सतह लगी है, L-2 प्लस B-2 प्लस H-2, ठीक है, ये होता है जिनकी 2 सतह लगी है। ये निकालने का तरीका। तीसरा, जिनकी 1 सतह लगी हो, L-2 B-2 साथ में लिखना है, प्लस B-2 H-2 प्लस H-2 L-2, ठीक है। अब आता है सर चौथा,
जिनकी एक भी सतह न रंगी हो। सतह न रंगी हो, जिनकी एक भी सतह न रंगी हो, बराबर L-2 गुणे B-2 गुणे H-2। ये होता है इसको निकालने का तरीका। ये हो गया 4 फॉर्मूले। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं इसके आगे बढ़ते हैं। पांचवा हम लोगों ने लिखा था, घन वाले में ये लिखा था कि कुल काटे जाने की संख्या या कुल चाकू चलाने की संख्या, वही चीज है कुल काटे जाने की संख्या, या आप ये भी कह सकते हो कि कुल चाकू चलाने की संख्या। दोनों में से कुछ भी कह दो, बात वही है। तो कुल काटे जाने की संख्या या कुल चाकू चलाने की संख्या, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। तो ये निकालने का तरीका क्या होता है सर, ध्यान दीजिएगा। L-1 प्लस B-1 प्लस H-1, ये होता है इसको निकालने का तरीका। ठीक, अब होता है 6 नंबर। 6 नंबर है, 6 नंबर में हम लोगों ने लिखा था, अगर आपको याद होगा, कि कुल मजदूरी, टोटल वेजेस, कुल मजदूरी, या कह सकते हो कुल खर्च, कुल खर्च, कुल खर्च। तो ये होता है सर प्रति कटाई की दर, प्रति कटाई की दर गुणे, अब यही वाली चीज जो आपने लिखी थी, L-1 प्लस B-1 प्लस H-1, ये होता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आता है सातवां। कुल छोटे घनों की संख्या, कि मतलब बड़े से घन को काट कर कितने छोटे घन निकाले गए, तो कुल छोटे घनों की संख्या, कुल कितने छोटे घन निकल कर आए, तो उसमें आप किया करते थे n3, अगर आपको याद होगा, याद है कि नहीं। यहां पर आप करेंगे सर L इंटू B इंटू H। ठीक, जो आयतन होता है यही होता है कुल छोटे घनों की संख्या। ठीक है, ये हो गई पूरी कहानी। हम यहाँ पर कुछ लिखना चाह रहे थे, थोड़ी देर के लिए, है ना। जहां पर L बराबर लंबाई बटे, कह सकते हो बड़े घन की लंबाई बटे, बड़े घन की लंबाई बटे लेंथ, जिसे आप कहते हो बड़े घन की लंबाई बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा। आपको जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं वो मतलब इकाई यूनिट के लिए लिखवाए हैं, इकाई यूनिट के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा इकाई यूनिट हो। कभी कभी ऐसा भी होता है जो छोटे घन काटे जाएंगे तो 2 सेंटीमीटर के काट लिए जाएंगे। भाई ये हमने आपको जो फॉर्मूले लिखवाए हैं वो 1 सेंटीमीटर के लिखवाए हैं। मतलब ये कि बड़े घन की भुजा जैसे 8 सेंटीमीटर है, छोटे घन की भुजा 1 सेंटीमीटर है, तो अगर 8 में 1 का भाग दोगे तो 8 ही होगा। तो हमने आपको फॉर्मूले इकाई यूनिट के लिखा है, पर इकाई मात्रा के दिया जाएगा क्या हमेशा? नहीं सर, कभी कभी ऐसा भी होता है कि छोटे घन की भुजा आपको दे देगा 2.5, तो आप थोड़ी ना ये फॉर्मूले चल पाएंगे। तो फॉर्मूले चल तो जाएंगे, लेकिन फॉर्मूले में LBH का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो L का मान ऐसे निकालेंगे, B का मान कि बड़े घन की चौड़ाई, बड़े घन की चौड़ाई बटे छोटे घन की भुजा। अच्छा, एक बात तो आप लोग भी जानते हैं कि सर जो छोटा घन मतलब घन जो होता है, घन में भुजा चलती है और घनाभ में क्या चलता है? लंबाई चौड़ाई। ये जो मैं ऊपर लिख रहा हूँ बड़े घन की चौड़ाई, बड़े घन की लंबाई, ये एक्चुअली में ऊपर बड़ा घन नहीं है। बड़ा क्या था पहले? आपने जो काटा है इस बार वो घन को नहीं काटा। मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जो आपने कटिंग की है ना वो आपने घनाभ की कटिंग की है, याद है कि नहीं? आपने लिखा अपनी कॉपी में भी कि बड़ा सा जो आपने काटा है वो सब घन नहीं है, वो घनाभ है। आपने कटिंग की है घनाभ की,
तो ये जो भी आप कहानी लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं बड़े घनाभ की चौड़ाई और नीचे लिख रहे हैं छोटे घन की भुजा। तो बड़े घनाभ को काट कर और उसमें से छोटे छोटे घन निकाले गए। तो काटा गया है बेटा बड़े घनाभ को और निकाले गए हैं छोटे छोटे घन। अब हो सकता है लकड़ी का, आपने ईंट देखी, ईंट तो ईंट जब ताजी ताजी बनती है तो गीली होती है, सबने देखा है गीली होती है, मिट्टी की बनती है। ताजी ईंट बनी तो जो ईंट बनती है ब्रिक, आप बताइए वो एक घनाभ होती है कि नहीं? सही बात है, लंबाई अलग, चौड़ाई अलग, ऊंचाई अलग। अगर उसको मैं गीली मिट्टी ताजी ईंट है चाकू से ऐसे काटूं, फिर मैं ऐसे काटूं, फिर मैं ऐसे काट दूं, आप बताओ छोटे छोटे घन निकल आएंगे कि नहीं निकल आएंगे? छोटे छोटे पीस निकल आएंगे। तो बेटा बड़े से घनाभ को काट के छोटे छोटे घन निकाले तो जा सकते हैं। तो वही चीज है, वही चीज है। तो सर एल कैसे निकालोगे? एल का मतलब बड़े घनाभ की लंबाई आपको दी जाएगी, बड़े छोटे घन की भुजा, जिन छोटे छोटे घनों में काटा गया है वो। और उसके बाद में एच निकालने का भी एक तरीका कि बड़े घनाभ की ऊंचाई, घनाभ की ऊंचाई बटे छोटे घन की भुजा। एक सवाल जब हम लोग लगाएंगे ना तो आपको मेरी बात बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बस थोड़ी देर के लिए फार्मूले चल रहे हैं तो शायद थोड़ा समझने में मुश्किल आए, लेकिन जैसे ही सवाल पे आ जाएंगे तो आपको ये पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। नोट कर लीजिए सर, पूरी कहानी जो भी लिखी हुई है। LBH कैसे निकालना होगा वो उधर लिखा है, और LBH का मान निकालने के बाद आपको इसमें रखना पड़ेगा, तब आप ये सब निकालोगे। फॉर्मूले पूरे नोट कर लीजिए। जी भैया, चाकू, हाँ बिल्कुल आएगा। इसीलिए तो गौर करो हमने बेटा इस बार n नहीं दिया। अगर वहां लिए थे तो याद होगा उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था n में 3 into n-1। इस बार देखो हमको अब शक्कर के लंबाई में अलग काटना पड़ेगा, चाकू का ज्यादा चलाना पड़ेगा, चौड़ाई में चाकू थोड़ा कम चलाना पड़ेगा। गौर करिए इसीलिए मैंने अलग अलग करवाया। कुल काटे जाने की संख्या में इस बार को लंबाई चौड़ाई बेटा अलग अलग लिखनी पड़ेगी। इसीलिए नोट हो गया, एक सवाल हो जाए ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। एक ठोस आयताकार लकड़ी के घनाभ, एक ठोस आयताकार लकड़ी के घनाभ, एक ठोस आयताकार लकड़ी के घनाभ लकड़ी के घनाभ जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर। लिख लिया भैया? क्यों 4.5 लिख पाए? 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर है ऊंचाई, 4.5 सेंटीमीटर है। उसे बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है। उसे बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है। बाहर की तरफ से चारों तरफ हरे रंग से रंग दिया जाता है। और फिर इसे ₹15 प्रति कटाई, 15 रुपए प्रति कटाई की दर से, और फिर इसे 15 रुपए प्रति कटाई की दर से, 15 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है। 15 रुपए प्रति कटाई की दर से इस प्रकार से काटा जाता है कि यह
कि यह 1.5 सेंटीमीटर कि यह 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में 1.5 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। कई छोटे घनों में विभाजित हो जाता है। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। तो बताइए कि इसमें से कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे। भैया लिख लिया। अब आप डैश लगा दीजिए सर, और डैश लगा के सर नई लाइन से लिखेंगे। ये सातों सवाल लिखे आपके सामने, ये सातों सवाल ही लिखे आपके सामने। क्या प्रयास करेंगे एक बार? शाबाश, कोशिश करिए 24 मिनट। ये सातों सवाल बनाने के लिए पहले आपको LBH का मान निकालना पड़ेगा। और सीधे सीधे ये मत सोच लेना कि आपके सवाल में जो मैंने आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दी है, आप सीधे वो LBH की जगह रख दोगे। ऐसे नहीं रख पाओगे, है ना? हाँ, सब L निकालने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। बड़े घन की भुजा मैंने लंबाई को दी होगी ना, तो वो रखना पड़ेगा। तो छोटे घन की भुजा भी हमने दी होगी, भाग देकर तब L निकलेगा। कोशिश करिए एक बार आप जरा। एक चीज चेक कर लीजिएगा जरूर आप लोग कि जो ऊपर के ये जो 4 सवाल हैं, ऊपर के जो 4 सवाल के जवाब आए होंगे आपके, सर इन चारों का जो योगफल जो सम आया है, क्या वो सर उतना ही आया है जितना ये आपका लास्ट वाले की जो वैल्यू आ रही है? मैं जाना है ठीक, तो सर इसकी मतलब इन चारों का जो योगफल है वो सर इसके बराबर आना चाहिए, साथ में मैच होना चाहिए। ये एक तरीका होता है हम लोगों को चेक करने का कि हाँ हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ऊपर की 4 चीजों का जो सम है योगफल है उस लास्ट वाले की कुल घनों की संख्या के बराबर आना चाहिए। आ रहा है बेटा? देखो आ रहा है तो फिर सही। आइए शुरू करते हैं, थोड़ी सी मदद हमारी भी करिएगा भैया। आइए शुरू करते हैं सर। चलिए LBH का मान निकाल लेते हैं। आपको जो हमने सवाल लिखवाया है उसमें बड़े से घनाभ की लंबाई हमने कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर। 12। तो एक काम करते हैं, ये जो बड़े घनाभ की लंबाई है, क्या इस जगह पर भैया 12 लिख सकते हैं? अरे बोलो 12 लिख सकते हैं कि नहीं? सभी लोग समझ पा रहे हैं इस बात को? आपके सवाल में लिखवाया होगा आपने कि एक आयताकार ठोस लकड़ी का घनाभ जिसकी लंबाई है ना, हाँ, तो
लंबाई कितनी कितना 12 लिख दिया 12। अच्छा इसको बड़े से ग्राफ को जब काटा तो छोटे छोटे घरों में बांटा गया काटा गया है, तो कितने सेंटीमीटर भुजा वाले 1.5 सेंटीमीटर। तो बेटा छोटे घन की भुजा लीजिए 1.5 लिख सकते हैं, तो 12 बटे 1.5 बोलो क्या बराबर 8। तो सर क्या L का मान 8 आ गया कि नहीं आ गया? चलिए यहाँ पे आ जाइए। सर ये बताइए बड़े ग्राफ की जो चौड़ाई हमने आपको दी वो कितनी दी है सर 9 दी है, और सर छोटे घन की भुजा कितनी दी है 1.5। क्या भाग दे पाएंगे 6। तो आप ये भी तो कह सकते हो कि B का मान कितना 6। सर B का मान जो है वो 6 आया है, क्यों ये बात सही है? अब L का मान 8 आया था, क्यों सही है ना? अच्छा यहाँ बता दो H की बात करते हैं, बोलो 4.5 बटे 1.5 कितना 3। तो सर ये भी तो कह सकते हैं कि H का मान 3 आया है, क्यों ये LBH निकालने में कोई विशेष दिक्कत तो नहीं है? सही है। आइए फटाफट से LBH की मान कर देते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो पहले वाले तो 8 ही रहेगा, तो ये तो सर 8 ही आ गया जी। दूसरे वाले की बात करें, बोलो सब पूरा जोड़ घटाना कर लिया सब 44, ठीक है बोलो हाँ 68, वेरी गुड। आगे बोलो 24, ये हो गया 24 इधर, हाँ ठीक है 14 बार चाकू चलाना पड़ा, शाबाश। बोलो 210 रुपए। मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी। 144 सही है। अच्छा ऊपर के जो 4 सवाल थे इनको जोड़कर भी 144 ही आ रहा था, मतलब सही चल रहा है। क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब आपको एक सवाल आप बोल रहे हैं, लिख लो, छोटा सवाल है, बोल के ना हम ये चाहते हैं लिखो भी ना तो पेन ना चला, ओरल करो, सुनने में बहुत बुरा लगेगा कि सर ये कौन सी बेईमानी हुई है ना, बुरा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। बड़ा सा आयताकार लकड़ी का घनाभ है, समझ रहे, जिसकी लंबाई, मैं अपने मतलब की चीज आपको लिख देता हूं जिससे आपको मदद मिल सकती है। जिसकी लंबाई हमको दी गई है सर, लंबाई दी गई है हमको सर, लंबाई दी गई है सर हमको, लंबाई दी गई है सर, मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। चौड़ाई दी गई है सर, चौड़ाई दी गई है मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी गई है सर 2 सेंटीमीटर। ये दी लंबाई 6, चौड़ाई 4, ऊंचाई 2, ठीक, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। इसे छोटे घनों में बांटा गया, और जो छोटे छोटे घनों में बांटा गया तो छोटे घन की भुजा, भुजा जो दी गई है वो दी गई है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा के कई छोटे घनों में बांटा गया, कई छोटे घनों में बांटा गया है, ठीक, बांटा गया है। सुन लिया आपने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी और छोटे घन की भुजा आपको दे दी है। LBH निकाल तो लोगे आराम से, निकाला है आराम से, ठीक। अब आपको पेन क्यों नहीं चलाना था, मैं क्यों ऐसी बात कह रहा था आपसे, रीजन ये है सर। अब मैं आपसे केवल एक सवाल का जवाब पूछूंगा, आप बता दीजिएगा क्या आएगा आंसर सर। सवाल नंबर 3, जब इसको रगड़ने के बाद काटेंगे तो कितने ऐसे छोटे घन निकलेंगे जिनकी केवल एक सतह लगी है? सच में पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। 16। आपको पता है ये जो सवाल तैयार किया है, जो बोला है, उसमें एक बहुत बड़ी मदद है आपके लिए। सर इसमें 2 चीजें तो जीरो ही होने जा रहे हैं, क्यों हम टाइम खराब करें अपना, सीधा सा दिमाग लगाइए। सर H का मान जो निकलेगा वो 2/1 2 निकलेगा। जब आप 2 में से 2 घटाओगे 0 हो जाएगा, तो इतनी पूरी कहानी 0 हो जाएगी। सर यहाँ भी तो H है, ये भी तो 0 हो जाएगा। सर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यही तो बचा, केवल इसी को तो हल करना है। L का मान कितना 6, B का मान कितना 4, 6 में 2 गया 4 बचा, 4 में 2 गया 2 बचा, 4 दूनी 8 दूनी 16। आ गया आंसर, क्या सहमत है मेरी बात से? ठीक है। तो आपको जो सवाल दिए जाएंगे, इन सवालों में आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं टाइम भी बचाना होगा, देखकर अपने हिसाब से कि सर आप जरूरी नहीं कि कैलकुलेशन करें, क्यों टाइम खराब करें, सर जल्दी करें थोड़ा सा। चलिए आप बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अब मैं काम करूंगा, कुछ आपको क्वेश्चंस में व्हाट्सएप पे भेजूंगा ग्रुप पे, आप सॉल्व करने का प्रयास करना, आपका सॉल्व हो ही गए। अब हम कैलेंडर और क्लॉक शुरू करना चाहते हैं, इजाजत है? शुरू करते हैं। इरशाद में है, इरशाद बोलते हैं ना, अच्छा चलिए
एक थे ज्ञानी जेल सिंह, नाम सुना है? कौन थे? कहाँ के राष्ट्रपति? इंडिया के राष्ट्रपति थे। अच्छा, तो उन्होंने दो पंक्तियां कही थी जलसे में। वो पंक्ति के बड़े शौकीन थे, पंक्तियां वो सुना देते जल से हैं। तो उन्होंने दो पंक्तियां कही थी, कई बार और भी पंक्तियां कहा करते थे, दो पंक्तियां को याद है। तो एक तो ये वाली कि जब उनका मृत्यु हुई थी, तो मृत्यु के एक दिन पहले जलसे में उन्होंने ये लाइन कही थी कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए। समझे? न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए। अगर ध्यान से तसल्ली से सोचो इस पंक्ति को तो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रपति थे, मुझे समझे, राष्ट्रपति थे, और कितनी कीमती चीज है कि उजाले अपनी यादों के हमारे संग रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम ढल जाए। और अगले ही दिन उनकी जिंदगी की शाम ढल गई थी, मृत्यु के दिन पहले उन्होंने बात की थी। खैर चलिए बात आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं हम लोग सर क्लॉक कैलेंडर की बात करते हैं। क्लॉक कैलेंडर क्या शुरू कर लेते हैं? दोनों ही करने हैं। देखो आपको पता है क्लॉक कैलेंडर जो चैप्टर इसका नाम होता है समय, चैप्टर का नाम क्या होता है? टाइम। और टाइम के अंतर्गत दोनों आते हैं, क्लॉक भी आता है और सर कैलेंडर भी आता है। तो इसीलिए दोनों को साथ में पढ़ना बेहतर रहेगा। मैंने तुमसे कहा कि एक काम करो कि तुम अभी आए हो, अब तुम्हें काम करना 4 घंटे बाद आना। तो 4 घंटे बाद आना तो मतलब अपने क्लॉक में समय में दे दिया। अच्छा एक काम करो 4 दिन बाद आना, तो भी तो समय दिया। तो कुल मिला के समय को बताने के लिए दोनों अलग अलग माध्यम होते हैं, एक क्लॉक और एक कैलेंडर। चलिए कैलेंडर पहले करते हैं फिर क्लॉक कर लेते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैलेंडर कैसे होगा, समझो। कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर में सबसे छोटी इकाई दिन होती है, दिन। और कैलेंडर में सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो वर्ष होती है। ये बात मानते हैं? सबसे छोटे दिन, दिन से बड़ा पखवाड़ा, जिसे हम पक्ष कहते हैं, पक्ष कहते हो ना, कि वो तो हर महीने में 2 पक्ष होते हैं, 10 पक्ष होते हैं, सुना होगा आपने? तो हाँ पक्ष होते हैं। तो पखवाड़ा 15 दिन का होता है। तो सबसे छोटी इकाई दिन, दिन से बड़ा हो गया आपका पखवाड़ा 15 दिन, मतलब दिन से बड़ा सप्ताह, सॉरी सप्ताह, सप्ताह से बड़ा हो गया पखवाड़ा, पखवाड़ा से बड़ा महीना, महीने से बड़ा त्रैमासिक, त्रैमासिक से बड़ा अर्धवार्षिक, अर्धवार्षिक से बड़ा वार्षिक। यही होता है। चलिए अच्छी बात। अच्छा एक और छोटी सी बात, जैसे अपने नॉर्थ इंडिया की इधर सब जगह की बात करें तो हर जगह पर जो है वो हफ्ता 7 दिन का होता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो हफ्ता होता है वो 8 दिनों का होता है। ये डिफरेंस है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में हफ्ता कितने दिनों का होता है? 8 दिनों का होता है। अपने यहाँ हफ्ता कितने दिनों का होता है? 7। वहां पर 8 दिनों का होता क्यों है वो समझ लीजिए। वहां एक प्रचलन है जो नहीं हफ्ता वसूली, सुना होगा, हफ्ता दे वाले। तो हफ्ता लेने जब आते हैं तो अभी अगर मंगलवार को आए हैं तो अगली बार मंगल को नहीं आएंगे, सर बुध को आएंगे, समझ रहे हैं? तो 8वां दिन जो होता है वो वहां हफ्ता माना जाता है। अपने हम लोग जो पढ़ते हैं वो कौन सा दिन? ये चलिए मुद्दे पे आते हैं, आइए शुरू करते हैं सर। तो कैलेंडर जब बनाया गया इस दुनिया में तो सबसे पहला कैलेंडर बनाया, जल्दी से हम इसको बात को पूरा करेंगे, जूलियस भाई साहब, जूलियस। इन्होंने जो कैलेंडर बनाया उनके मैं स्पष्ट लिखूं थोड़ा सा भी, जिससे कि आपको नोट्स बनाने में आसानी रहे। तो इन्होंने जो कैलेंडर बनाया वो किस हिसाब से बनाया कि इन्होंने कहा कि देखो भाई एक वर्ष जो होगा, एक साल, उसमें दिन होंगे 365, ठीक है। और इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो होगा 28 दिनों का, ये इनका कहना था। इन 365 दिनों में अगर आप 7 का भाग देते हो तो हफ्ते बन जाएंगे। तो इसको ये भी कह सकते हो कि 52 हफ्ते पूरे पूरे। अच्छा WK का मतलब वीक होता है, वीक माने सप्ताह, है ना, प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा। ये जो एक्स्ट्रा डे होता है इसको ऑड डेज या मिसल दिन भी कह सकते हैं। तो एक अतिरिक्त दिन होता है, ठीक। ये होती कहानी। ध्यान रखिएगा कैलेंडर जो बनाया गया तो ऐसे ही नहीं बन गया था। कैलेंडर बनाने के लिए यहाँ से इन्होंने जब प्रेरणा ली थी तो यहाँ से ली थी कि जो सूरज है, न्यूक्लियस कह सकते हो, तो सूरज के चारों तरफ बहुत सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, जिनमें से पृथ्वी भी एक चक्कर लगाती है। सूरज के चारों तरफ पृथ्वी भी चक्कर लगाती है। और पृथ्वी जब चक्कर लगाती है तो ध्यान दीजिएगा, पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। आपको एक बढ़िया सी बात बताते हैं,
ये आपको ज्योग्राफी में सीखेंगे कि पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द जिस दिशा में चक्कर लगाती है उसकी उल्टी दिशा में पृथ्वी घूम रही होती है। ये जो फॉर्मेट आया है ये कोई वेद पुराणों का फॉर्मेट नहीं है, ये इंजीनियरिंग का फॉर्मेट है। आपने गन्ने के रस वाली की मशीन देखी होगी, उसमें चक्के बने होते हैं, कभी ध्यान देना। तो एक चक्का जब ऐसे घूम रहा होता है दूसरा उसको उल्टा घूम रहा होता है, कभी नोटिस करना। जब ये वाले दांत ऐसे चलते हुए जाएंगे तो उसके उल्टे दांत दूसरे में चलेंगे। तो यही फॉर्मेट इसमें भी होता है। ये पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है तो गेंद जब ऐसे घूम रही होती है तो उसकी उल्टी दिशा में उधर भाई जब पृथ्वी चक्कर लगा रही तो हवा धक्का मारेगी, तो हवा धक्का मारेगी उस गेंद में, तो गेंद उल्टी दिशा में घूमेगी कि नहीं घूमेगी। आप जब शर्ट की बटन खोल के गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी तो किस दिशा में भगाते जा रहे हो, तो शर्ट तुम्हारी उधर उड़नी चाहिए, शर्ट उसके उल्टी दिशा में होती है, सामने हवा का फ्रिक्शन भी तो मिलेगा। तो वही चीज होती है पृथ्वी के साथ भी सर। तो पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है तो अपनी धुरी पर इसके उल्टी दिशा में घूमती है। तो पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूमती है सर, तो पृथ्वी चक्कर लगाते लगाते जब पृथ्वी यहाँ पहुंच जाती है, तो यहाँ पर जब पहुंच जाती है पृथ्वी तो सूरज के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाती है। होनी चाहिए गर्मी, लेकिन ताज्जुब की बात है कि इस समय होती है सर्दी। क्या होती है? सर्दी। बहुत अजीब बात है, सूरज बीच में होता ही नहीं, सूरज किनारे है। जो इलेक्ट्रिकल पाथ है उसमें सूरज किनारे है। सूरज किनारे क्यों होता है उसका भी रीजन जल्दी से समझो। आपने कभी जो ओलंपिक वगैरह होते हैं उसमें आप देखिएगा, उसमें लड़की या लड़का होता है जो एक रिंग लेता है छल्ला बड़ा सा, उसको कमर में फंसा के ऐसे घुमाता है, एरोबिक्स में होता है, कभी ध्यान दिया? तो जब उस छल्ले को कमर में फंसा के घुमाता है तो छल्ला कमर में टच रहता है, जुड़ा रहता है और ऐसे घूम रहा होता है। तो छल्ले को घूमने के लिए कहीं पर बॉन्डिंग एनर्जी भी तो चाहिए, उसी से तो जुड़ के उसको जोर मिलेगा घूमने का। वही कहानी इसमें होती है। तो पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ घूम रही होती है तो बॉन्डिंग एनर्जी के लिए कहीं तो पास में आना ही पड़ेगा। तो इसीलिए सूरज बीच में नहीं होता, सूरज कहाँ होता है? किनारे। तो दीर्घवृत्ताकार मार्ग में पृथ्वी चक्कर लगा रही है और पृथ्वी जब सूरज के पास में होती है तो सर्दी होती है, और पृथ्वी जब सूरज से दूर इतनी ज्यादा दूर होती है तो इस समय होती गर्मी। बड़ा उल्टा लग रहा है देखने में कि इस समय गर्मी और उस समय सर्दी, ये तो बड़ी अजीब बात है। उसका बस इतना सा रीजन है कि दुनिया के हर एक मॉलिक्यूल में, हर एक अणु, हर एक परमाणु में न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। ये पढ़ाया गया होगा आपको, जिसमें कि आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो सर जी सूरज में भी तो एक न्यूक्लियस होगा, नाभिक होगा, और वो जो नाभिक है उस नाभिक की अगर बात करें तो उस नाभिक के अंदर आपके हाइड्रोजन और हीलियम दो पदार्थ है जो मिलकर अपक्रिया कर रहे हैं, और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज है वो लगभग है 76%, और जो हीलियम का परसेंटेज है वो लगभग है 24%। अब इसको लेकर सब अपनी अपनी अलग अलग राय रखते हैं। कुछ कहते हैं कि वो है 77 और ये है 23, कुछ कहते हैं कि वो है 75, ये है 25। वो क्यों रखते हैं? अपनी अपनी राय क्यों रखते हैं? वो इसलिए रखते हैं कि सूरज के अंदर कितनी गैस कौन सी है, किस अक्रिया से काम कर रहे हैं, कितनी ऊर्जा निकल रही है। तो सर ये सारी चीजों का हिसाब किताब कैसे लग पाता है? सूरज के पास तक तो कोई पहुंच नहीं पाया आज तक, पॉसिबल ही नहीं। तो सूरज के बारे में केवल अंदाजा लगता है, इतनी गर्मी बढ़ रही है मतलब अक्रिया तेज चल रही है, गर्मी कम हो गई आजकल, मतलब अक्रिया धीमी हो गई। तो ये कैसे अंदाजा लगता है? ये वैसे ही अंदाजा लगता है जैसे एक शराबी सामने से जाए और शराब पीकर जब रोड पे जा रहा है तो बस थोड़ा सा उसके कदम लड़खड़ा रहे हैं लेकिन चल रहा है, तो तुम देख के कहते तो पी रखी है, यही तो है, पी रखी। उसके बाद अगले दिन वो शराबी फिर आया और रोड पे चलते चलते नाली में गिर पड़ा, तो तुम अगले दिन पता क्या करें? लगता है इसने ज्यादा पी रखी, लगता है 3-4 बोतलें या 2-3 बोतलें पी रखी। तो तुम उसने कितनी यूज की है इसका अंदाजा उसकी प्रतिक्रिया से ही लगा लो कि वो क्या रिएक्शन दे रहा है, उसी दिन अंदाजा लगा लो। वही सूरज के साथ होता है। तो सूरज से जो ऊर्जा हमको हमारे पास आ रही है, हम उससे अंदाजा लगा लेते हैं कि उसके पास ऊर्जा रही कितनी होगी अगर इतनी रिएक्शन में आ रही है। तो सूरज से जो हमारे पास ऊर्जा आती है वो आती है h न्यू फोटोन के रूप में, छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, ठीक है। वो पैकेट दिखते आपको कब है? जब आप सुबह के टाइम गुड मॉर्निंग करते हो तो ताजी किरण जब आती है तो ताजी किरण में आप देखना छोटे छोटे कण आपको आते हुए दिखते हैं, वही होती है ऊर्जा। वो दिन में क्या होता है? सुबह सुबह नमी होती है इस वातावरण में, तो नमी की वजह से वो दिख जाती है, लेकिन दिन में क्या होता है? वो नमी जा चुकी होती है गर्मी की वजह से, तो इस वजह से वो कण हमको दिखते नहीं है।
सर खैर वो एक गलत चीज है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब सूरज का भी कोई नाभिक रहा होगा तो नाभिक से ऊर्जा निकल रही होगी, जाहिर सी बात है। और नाभिक से जब ऊर्जा निकल रही होगी तो ऊर्जा जब सामने पृथ्वी होती है तो सीधी ऊर्जा मिलती है, इसलिए गर्मी होती है। और जब पृथ्वी पीछे पहुंच जाती है तो भैया इधर से तो इतनी ऊर्जा मिलेगी नहीं, ना धूप मिलेगी, तो इस वजह से पीछे जब पृथ्वी पहुंच जाती है तो क्या होती है? सर्दी। ये वही प्रिंसिपल होता है, जैसे एक बल्ब लगाइए आप, कहीं होल्डर में बल्ब लगाइए, बल्ब को ऑन कर दीजिए, आप बल्ब के ऊपर साइड में हाथ लगाइए, छुआइएगा नहीं तो दूर रखिएगा, गर्म लगेगा ज्यादा। बल्ब के बगल में हाथ लगाओ, गर्म कम लगेगा। बल्ब के पीछे हाथ लगाओ, गर्म और कम गर्म लगेगा। सबसे ज्यादा गर्म कब लगता है? क्योंकि सामने से ऊर्जा निकल रही है, तो कहीं तो नाभिक रहा होगा। सेम प्रिंसिपल इसका भी होता है। ये भी एक काइंड ऑफ बल्ब है, काइंड ऑफ बल्ब का हो गया। बताओ। हाँ, ये तुमको और हमको लगता है, कब सूरज में ऐसा नहीं है। सूरज में जो नाभिक है, नाभिक जो होता है, जैसे आप यहाँ पर रेडियम में कोई भी चीज लाके रख दो तो उससे जो रोशनी निकलेगी वो लकड़ी के ऊपर ही तो निकलेगी, नीचे तो नहीं जाएगी। उसी तरह से दुनिया के हर एक परमाणु में, जैसे बल्ब में आप टंगस्टन का तार लगाते हो तो जाहिर सी बात है उससे जो रोशनी या ऊर्जा निकलती है बेटा सामने ही तो निकलती, पीछे नहीं निकलती। वजह क्या है? वजह आप ये सोच सकते हो, जैसे पीछे तो ढक्कन बंद होता है, उसमें अगर कांच लगा दो तो पीछे भी निकलेगी, मन में ये बात आएगी, लेकिन नहीं निकलेगी। रीजन क्या है? इसे नाभिक को मोमेंट ऑफ इनर्जी आधार देने के लिए कहीं तो जगह दोगे, तो आधार कहीं तो बनाना ही पड़ेगा, चाहे वो थोड़ा सा आधार बनाना तो पड़ेगा। उसी तरह से इस सूरज का भी बेटा जो आधार है वो यही है, तो यही बेस दे दिया जिससे अब सारी ऊर्जा निकल रही है। और पीछे साइड में पृथ्वी पहुंची तो सर्दी उतनी ऊर्जा नहीं मिली या धूप नहीं मिली, जिसकी वजह से क्या होती है? सर्दी। तो जब सर्दी हो जाती है, सर्दी के बाद जब धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं तो एक बेहद शानदार मौसम आता है, उसका नाम होता है बसंत, स्प्रिंग। ये मौसम क्या होता है? जब पृथ्वी इसके आगे बढ़ना शुरू करती है, धीमे धीमे सर्दी कम होना शुरू होती है, और सर्दी कम होना शुरू होती है और धूप मिलना शुरू होती है। तो सबसे अच्छा मौसम माना जाता है वो ये बसंत का, जो आता है आपका लगभग जनवरी लास्ट और फरवरी में। सुना है कि नहीं? बसंत का मौसम। अच्छा, जब इस मौसम के आगे बढ़ते हो तो पृथ्वी धीमे धीमे आगे चलती जाती है, तो फिर गर्मी बढ़ती जाती है, और यहाँ आते आते पृथ्वी में बिल्कुल पीक लेवल की गर्मी होती है, और ठीक ठाक धूप मिल रही होती है, और ठीक ठाक धूप मिलने की वजह से पूरी पृथ्वी सूख जाती है, जमीन चिटक जाती है। देखिए होगा सब, धूप बहुत ठीक ठाक आई। उसके बाद में क्या हुआ कि जब धूप ठीक ठाक आई तो यहाँ से सारी आर्द्रता, सारी नमी वाष्पीकृत होकर ऊपर चली गई वायुमंडल में। अब पृथ्वी सूख गई, बिल्कुल ड्राई हो गई, जैसे कि हमने बुंदेलखंड की फोटो में देखा होगा। फिर जब आगे बढ़ते हैं तो धीमे धीमे करके जब आगे बढ़ते हैं तो सारी आर्द्रता ऊपर चली गई, तो ऊपर देखा जाए तो आर्द्रता जमा हो गई जगह। अब जाहिर सी बात है वही बारिश के रूप में नीचे आएगी, तो जब वही बारिश के रूप में आएगी तो इसीलिए गर्मी के बाद जब आती है तो बारिश इसीलिए आती है कि जो आर्द्रता यहाँ से वाष्पीकृत होकर ऊपर गई, वही आर्द्रता नीचे बारिश के रूप में पलटकर आती है, जिसे हम मानसून कह सकते हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल यहीं पर जमीन में होती है? सर, समुद्र का पानी भी वाष्पीकृत होता है, सभी जगह वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती है। आपको क्या लगता है नदी सूख जाती है ऐसे ही? सर, ये पूरा प्रोसेस होता है, पूरा साइकिल होता है, जो घूमकर पूरा यहाँ से वहां जाके फिर बारिश के रूप में ऐसे साइकिल चलता रहता है। तो वही चीज है। तो जब धीमे धीमे पृथ्वी आगे बढ़ती है तो बारिश शुरू होती है, और बारिश का पानी जब उसकी सतह में घुसता रहता है और बहने लगता है, तो सतह में पानी भर जाने की वजह से अब जब धीमे धीमे धूप कम हुई और नीचे से ठंडक है, गीली है जमीन, तो जाहिर सी बात है ठंडक मिलेगी कि नहीं मिलेगी? इसीलिए सर्दी का मौसम यहीं से स्टार्ट होता है। ये आपको ज्योग्राफी वाले सर भी आपको ये चीजें बताते होंगे, बताया कि नहीं? हाँ, पृथ्वी जब सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो जो ऋतु परिवर्तन होता है वो इस वजह से होता है, और जो दिन और रात होती है वो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमने की वजह से होता है। अब पृथ्वी अपनी धुरी पर भी तो एक्सिस में तो घूम रही है, तो इस समय इंडिया यहाँ है तो इंडिया में उजेला है, और पीछे जो होगा वहां अंधेरा होगा, तो जब चक्कर लगाएगी तो उसमें फिर दिन हो जाएगा, इसमें रात हो जाएगी। तो दिन और रात जो होता है वो अपनी दूरी पर घूमने की वजह से, और ऋतु परिवर्तन, मौसम कैसे बदलता है? सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने की वजह से। सूरज के अंदर एक अभिक्रिया होती है, उसका नाम होता है नाभिकीय संलयन। जीएस में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन।
कि सूर्य के अंदर कौन सी क्रिया होती है? नाभिकीय संलयन। सूर्य से जो ऊर्जा निकलती है वो किस वजह से निकलती है? तो आपको दिया जाएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो उसमें एक ऑप्शन दिया जाएगा विकिरण, रेडिएशन। तो आप बताना है विकिरण। सूरज के अंदर से जो ऊर्जा आती है वो किस रूप में आती है? विकिरण के रूप में। लोग अलग अलग कहते हैं, प्रकाश और पता नहीं तमाम सारी चीजें। सही आंसर टिक करना विकिरण, रेडिएशन के रूप में आती है सूरज से जो ऊर्जा आती है। चलिए, तो पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगा लेती है? एक चक्कर बोलो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.5 सेकंड। ये होता है एग्जैक्ट टाइम। पृथ्वी सूरज का एक चक्कर कितने समय में लगाती है? तो जब ये जूलियस भैया आए, इन्होंने कहा कि हम कैलेंडर बनाना चाहते हैं। बोले बनाओ। बोले कैसे बनाओगे? बोले हम एक काम करेंगे कि पृथ्वी एक चक्कर जितने समय में लगा लेती है उसको हम पूरा एक वर्ष मान लेंगे। बोले मान लो। अब बोले उसको एक वर्ष मान लोगे तो करोगे क्या? तो बोले करेंगे कि जो ये पृथ्वी चक्कर लगाती है उसमें जो दिन होंगे हम केवल उन्हीं का यूज करेंगे। 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड का यूज नहीं करेंगे, वो हटाओ, उसको फेंको, वो हमारे किसी काम के नहीं। तो बोले ठीक है, तुम दिन का यूज कर लो। तो इन दिनों का क्या करोगे? बोले हम करेंगे एक साल बनाएंगे, उसमें 12 महीने रखेंगे। बोले फिर उन महीनों के नाम रखेंगे। बोले फिर उन महीनों में दिन रखेंगे। बोले कितने? बोले किसी में 30, किसी में 31। बोले हो जाएगा? बोले नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बोले एक महीना हमको ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें दिन कम होंगे, बहुत कम होंगे, सबसे कम होंगे। बोले कौन सा महीना? बोले वो महीना है फरवरी का। कितने दिन होंगे? बोले 28 होंगे। तो बाकी सब में 30 31 क्यों कर रहे हो? जुलाई में भी 31, अगस्त में भी 31। अरे उसका एक का 31 निकाल के इधर एक बढ़ा लेते, कुछ बन जाता सिस्टम। इधर दिसंबर में भी 31, अगले साल जनवरी में भी 31। अरे कुछ एक जगह कम कर देते, कुछ हिसाब किताब बराबर कर देते। बोले नहीं हो सकता है। बोले क्यों नहीं हो सकता है? बोले इसलिए नहीं हो सकता कि पृथ्वी जो सूर्य का चक्कर लगाती है तो आधे चक्कर को हम आधा वर्ष मानेंगे और बाकी के आधे चक्कर को हम आधा वर्ष मानेंगे। इसलिए आपको ऐसा लगता है कि जो कैलेंडर होता है उसमें 12 महीने होते हैं, जबकि जूलियस भाई साहब के मुताबिक अगर समझो तो कैलेंडर जो है वर्ष का एक कैलेंडर 2 हिस्सों में बटा होता है। जनवरी से जुलाई, अगस्त से दिसंबर, इस हिस्से में बटा होता है, जिसमें एक हिस्सा बड़ा होता है। आपने नोटिस किया होगा सबसे बड़ा जो समय होता है वो गर्मी वाला पीरियड होता है। सबसे ज्यादा समय गर्मी वाला रहता है। कब? लगभग फरवरी मार्च से स्टार्ट हो जाती है। तो उधर जाके आपका कब तक रहती है? सितंबर अक्टूबर तक। तो इसीलिए बोले कि उसमें महीने ज्यादा होंगे और दूसरे पहर में महीने कम होंगे। ये सब किस्सा कहानी सोचो कब से बनाए गए थे, कब से चले आ रहे, हम लोग को तो अब डिटेल पता चली। खैर, तो ये जो चक्कर का 365 दिन थे बेटा, इनको एक वर्ष में रखा गया और जिस हिसाब से इन्होंने 365 दिन में फरवरी का महीना 28 का बनाया और उसमें जो 7 का भाग दिया तो 52 हफ्ते और एक अतिरिक्त दिन। ये जो ओडी लिखा है इसका मतलब होता है ऑड डे, हिंदी में कहते हैं विषम दिन। ये वो वाला विषम नहीं है जो सम विषम वाला होता है कि तुम सोचो एक लिखा है तो विषम है, अगर 2 आ जाएगा तो सम हो जाएगा। ये वो वाला नहीं है, ये वो वाला विषम है जो आप विजाती छांटते हो। आपसे कहते हैं ना 4 ऑप्शन दिए गए, बताओ इनमें विषम पद कौन सा है? तो आपको दे दिया गया, जैसे 4 ऑप्शन दिए गए उसमें कह दिया गया कि 4 ऑप्शन में दे दिया गया आपको, जैसे मान लो कि कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और एशिया, वो लाइन में अलग बताओ। तो आपने कहा कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद शहर है और एशिया जो महाद्वीप है, अलग हो गया ना, तो उसको भी तो बोलते हैं विषम पद छाटी। तो वो वाला विषम है जो थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये वो विषम है सर। ठीक, चलिए अच्छी बात है। अब ये बनाया जब इन्होंने, तो इन्होंने क्या किया कि ये बचा हुआ हिस्सा यूज नहीं किया था, इन्होंने फेंक दिया था। तो फिर बाद में कुछ समय बाद एक नए भाई साहब इस दुनिया में आए, उनका नाम था ग्रेगरी, और इन्होंने ये कहा, जूलियस के पास पहुंचे और कहते हैं कि तुमने कैलेंडर तो बना दिया, लेकिन ये बताओ ये जो तुमने वेस्टेज हटाया है, ये जो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड फेंक दिए, इनका क्या करोगे? ये तो ऐसे इकट्ठा होते जा रहे, ढेर लगता जा रहा है, हर साल बचते जा रहे, ढेर लगता जा रहा है, इसका करेंगे क्या? तो बोले हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम्हें करना हो तो कर लो। तो ग्रेगरी बोले हम करेंगे इसका। ग्रेगरी ने क्या कहा? ये कहा कि वो जो 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड है उसको लगभग 6 घंटे माना, लगभग अप्रोक्सीमेट 6 घंटे माना। बोले मान लो 6 घंटे, क्या कर लोगे? अच्छा, बोले ये कर लेंगे कि तुम अभी तक ये कहते थे कि 5 घंटे 48 मिनट 47.5 सेकंड बच रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि 6 घंटे बच रहे हैं लगभग।
तो अगर एक साल एक चक्कर के बाद 6 घंटे बच रहे हैं तो दूसरे चक्कर के बाद भी 6 घंटे बचेंगे, तो 4 चक्कर के बाद में 6 चौको 24 घंटे इकट्ठा हो जाएंगे। बोले 24 घंटे जब इकट्ठा हो जाएंगे तो उसको तो एक दिन मान सकते हैं, बोले तब हम इसको वापस अपने इन दिनों में शामिल कर लेंगे। तो इसीलिए जो ग्रेगरी भाई साहब है उन्होंने ही लीप ईयर की प्रणाली दी, लीप ईयर की जो प्रथा बनाई वो इन्होंने बनाई थी। ये भी एक क्वेश्चन आता है जीएस में कि लीप ईयर की प्रथा देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो आपको ऑप्शन में जूलियस भी देंगे, ग्रेगरी भी देंगे और भी 2-4 ऑप्शन, न्यूटन दे देंगे और हो सकता है मैक्सवेल दे दें, कुछ और दे दें। तो सही आंसर है ग्रेगरी। लीप ईयर की प्रणाली देने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ग्रेगरी। तो हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक, ग्रेगोरियन कैलेंडर। और जो इसके पहले था वो था जूलियस कैलेंडर, ठीक। अच्छा चलिए, तो सर ये बात हो गई कि सर लीप ईयर, तो वो कौन सा लीप ईयर होगा? बोले वो जो 6-6 घंटे जुड़ के एक दिन बन जाएगा, तो वो जो वर्ष होगा उसमें 365 नहीं 366 दिन होंगे, और उसमें जो फरवरी का महीना होगा वो 28 का नहीं 29 का होगा। तो ग्रेगरी भाई साहब ने ही लीप वर्ष की प्रणाली दी थी। इन्होंने कहा तो देखो बाकी इसमें किया ये करो कि एक बनाओ नॉर्मल ईयर और एक बनाओ लीप ईयर। बोले नॉर्मल लीप क्या चक्कर है? बोले वैसे तो हर एक साल नॉर्मल होता ही है, तो उसमें क्या होता है कि कुल दिन वही होते हैं जो तुमने बताए थे। कुल दिन कितने? 365, और फरवरी का महीना कितने का? 28 का। बोले ठीक है, लेकिन लीप ईयर में स्पेशल क्या होगा? बोले स्पेशल ये होगा कि इसमें जो वर्ष होगा वो कितने का होगा? 366 का होगा, और इसमें जो फरवरी का महीना होगा वो कितने का होगा? 29 दिन का होगा। ये कहना था ग्रेगरी भाई का, लीप ईयर देने वाले यही, ठीक। ये पूरी पिक्चर तैयार हुई। अच्छा आपको बता दें, देखिए हर चीज में अपवाद बनते हैं। जैसे अभी आपको बताएं नोबेल प्राइज दिए जा रहे हैं, सुना ही होगा, तो पूरी प्रारूप बन चुका है, सारी चीजें हो चुकी। 2 साइंटिस्ट हैं, उन्होंने खोज की है जब मिर्च खाते हो मिर्च तो कड़ू लगता है, तो ये कड़ू क्यों लगता है? इस पर उन्होंने खोज की है, एक इन्वेंशन किया है कि कुछ ऐसा तत्व तैयार किया है कि वो तत्व अगर आप पहले इस्तेमाल कर लेते हो तो आपसे जितनी मिर्च खा लो कड़ू लगेगा ही नहीं। तो इस पर उन्होंने रिसर्च किया है, तो इस पर नोबेल प्राइज मिलने जा रहा है उनको, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि सर हर जगह पर अपवाद होते हैं और अपवाद का फिर सॉल्यूशन होता है, फिर उस पर अपवाद आते हैं। तो जब जूलियस ने कमी की थी, गलती की थी, तो उसको सुधारा ग्रेगरी ने, और ग्रेगरी ने जो गलती की है उस पर सुधारने का प्रोसेस अभी भी चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, और वो सुधार हम लोगों में से कोई देख नहीं पाएगा। रीजन क्या है? तब तक हम लोग पर लोग सुधार जाएंगे, और जो बहुत आगे की आज से 150 साल 150 साल 3 साल 300 400 साल बाद पीढ़ी होगी शायद वो देखना क्या है। वो ग्रेगरी ने भी गलती की थी, पता क्या गलती की? ग्रेगरी ने जबरदस्ती उसको 6 घंटे माना था, वो 6 है कहाँ? ग्रेगरी ने क्या मान लिया था? बोल दिया वो 6 घंटे मान लो लगभग, बोले मान लिया। अब क्या? तो ग्रेगरी ने ये कहा था कि सर हमने जो थोड़ा सा बढ़ा के माना है जबरदस्ती का, तो हमने लगभग 11.5 मिनट बढ़ा के माना है, तो एक काम करना अभी हमको बढ़ा लेते हो, और बाद में 400 साल के बाद ये पूरा हिसाब किताब हो जाएगा, उधार जो है वो एक दिन का उधार हो जाएगा। हर साल में 11.5 मिनट, हर साल में 11.5 मिनट, हर साल में 11.5 मिनट, तो बोले 400 साल में ये पूरे 24 घंटे हो जाएंगे। तो उधार हमारा थोड़ा थोड़ा उधार जो है वो एक दिन का उधार हो जाएगा। तो 400 साल बाद पूरा हमारे खाते से एक दिन काट लेना, हिसाब बराबर, बही खाता बराबर क्रेडिट बराबर डेबिट, कि भाई सीधा सा हिसाब किताब कि भाई अभी हमको उधार दे दो थोड़ा थोड़ा, अभी हमको 2-2 रुपए करके दे दो, हमारे पास 20 रुपए का नोट है तो अभी देने दो, 10 दिन तक दे दो, हम तो 20 रुपए इकट्ठा दे देंगे। तो वही किया ग्रेगरी ने। तो ग्रेगरी ने अभी उधार तो ले लिया है, लेकिन वो जो उधार चुकेगा वो 400 साल बाद चुकेगा। अब बता दो 400 साल बाद तुम्हें पता चलेगा कि हमें, तो 400 साल बाद कैलेंडर फिर से रिपीट होता है, लेकिन बस ये है कि वो देखने के लिए एक पीढ़ी या बहुत ज्यादा 1.5 या 2 पीढ़ी तक रह पाते हैं। चलिए मुद्दे पे आते हैं सर, तो ये तो हो गई कहानी। अब आते हैं हम लोग दिन महीने साल में, ध्यान से समझिएगा। आपको बताएं, अब तो हमने कैलेंडर को छोटा कर दिया है, नहीं आज से लगभग 5-6 साल पहले 7 साल पहले जब हम कैलेंडर पढ़ाते थे, तो सीरियसली बता रहे हैं उस समय कैलेंडर वगैरह का बहुत वैल्यू हुआ करती थी। चैप्टर, हाँ उस समय ज्यादा खतरनाक चैप्टर मार्केट में होते ही नहीं थे भाई, सिरोलिस्ट में संभावना वाले सवाल नहीं होते थे, समझ रहे हो, और भी तमाम सारी खतरनाक चीजें नहीं होती थी, तो कैलेंडर वगैरह को बहुत सम्मान दिया जाता था। तो उस समय जब हम पढ़ाते थे कैलेंडर वगैरह, तो आपको पता है शुरुआत के 1 या 2 दिन तो हम इसी में ले जाते थे,
ये पूरी ज्योग्राफी पढ़ाने में, ये तो हमने जबरदस्ती तुम लोगों को छोटा करके बताया है। हमको बड़ा मजा आता है ज्योग्राफी पढ़ने पढ़ाने में, हमको बहुत इंटरेस्ट है। तो उसमें पीटीटी थ्योरी, आप लोगों को ज्योग्राफी में प्लेट टिटेनियम थ्योरी पढ़ाई गई, तो ये आप पूरा बताते थे कि पीटीटी क्या होती है, पृथ्वी बनी कैसे, सूरज कैसे बना, सब कुछ बताया करते थे। खैर अभी आप इतना बताएंगे तो स्टूडेंट भाग अलग से जाएगा ना, तो इसलिए हमने कहा कि चलो अपनी भावनाओं पर थोड़ा संयम रखो और जितना जरूरी है उतना ही बताओ, ज्यादा बड़ी हाँ ना बताओ। चलिए क्या कोई बात नहीं सर, आगे बढ़ते हैं। ग्रेग भाई साहब ने जो कैलेंडर बनाया उसमें दिनों के कोड क्या रखे? सोमवार का कोड 1, मंगलवार का 2, वो रह गया क्या? वो लिखना रह गया। लीप ईयर में चाहो तो नहीं लिख ली, लीप ईयर वाली बात वो बात रह गई थी, हमने शायद नहीं लिखा था ना। लीप ईयर में कुल दिन कितने होते हैं सर? 366। अच्छा 366 दिनों को ये भी तो कह सकते हो कि 52 हफ्ते पूरे पूरे प्लस 2 एक्स्ट्रा डेज, ये 2 अतिरिक्त दिन, सही है ना? ये लीप ईयर में होता है सर। ये आता कहां से, ये तो आप जान ही गए होंगे, है ना? 7 से भाग देने पर 7 बना 35, 1 16, 7 दूनी 14, 2। बृहस्पति का कोड होता है 4, शुक्र का कोड होता है 5, शनिवार का कोड होता है 6 और रविवार का कोड होता है 0। ये होते हैं। कभी कभी आप देखना कुछ किताबों में कुछ जगह पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि वो रविवार का कोड 1 मान लेते हैं, सोमवार का 2। सर वो कोड गलत होते हैं, आंसर आ जाते हैं, वो एक गलत बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आंसर के लिए तो हम एक कोड और बता देंगे, उससे भी आ जाएंगे, लेकिन कोड वो गलत होते हैं। रीजन क्यों गलत होते हैं मैं आपको बताता हूं। जब कैलेंडर बनाया गया था इस दुनिया में तो सबसे पहली तारीख ये थी और इस दिन था सोमवार, कैलेंडर जब बनाया गया था। और ये केवल हम नहीं कहते हैं, ये आपको गूगल चाचा भी कहते हैं। आप गूगल पे सर्च करना, डेट निकालना, इस डेट पे जब निकालोगे तो आप चेक करना गूगल में, आपको 2-3 स्टेप 4 स्टेप नीचे जाओगे तो उसमें दिखेगा, देखना उसमें एक कैलेंडर जब बना होगा तो कैलेंडर कैसा मिलेगा मैं आपको बता भी दे रहा हूं। ऐसे महीने बने होंगे, इस तरह से ही बने होंगे, जनवरी फरवरी, इस तरह से दिन में बने होंगे 12 महीने। और इसमें चेक करना जनवरी जो महीना सबसे पहला महीना, उसमें 1 तारीख को देखना ऊपर सोमवार लिखा हो, आप चेक कर लीजिएगा जब समय मिले। तो गूगल तक कहता है और सभी कहते हैं कि सर कैलेंडर का जब निर्माण हुआ था तो एक पहली तारीख, पहला महीना, पहला साल। तो अब आप बताइए, एक जो पहला दिन था, 1 का मतलब क्या? सोमवार। तो 2 का मतलब क्या? मंगल। 3 का मतलब वो चेक करिए, वही तो आपने भी लिखा है। 1 का मतलब सोमवार, मंगल का मतलब 2, 3 का मतलब बुधवार, यही कोड आपने लिखे। तो एक्चुअल में कोड यही होते हैं, समझ रहे हैं? वो तो बाद में बढ़ा बढ़ो के जबरदस्ती बना दिया। आंसर आना एक गलत बात है, पर वास्तविक कोड होना एक गलत। दूसरी बात ये कि सर जो आपको ये वाले कोड है आपको पहले से याद है, आप सबको याद है। कैसे याद है? कि अब रीजनिंग की क्लास लगा करेगी 135 में, 135 में लगा करेगी। बताओ 135 का मतलब क्या? सुना होगा सभी ने। अच्छा 246 में लगा करेगी, 246 का मतलब पता है ना? 135 246, ये तो पहले से याद है, सही। इसके अलावा सर जो अपना रेलवे चलता है, रेलवे का टाइम टेबल भी इन्हीं कोड पे चलता है, जो सामने लिखे हैं। रेलवे का टाइम टेबल की पत्रिका आप देखना, वो इन्हीं कोड पर चलता है। तो ये कोड आपके लिए बहुत काम के हैं और यही कोड है जो हमारे हर चीज में पूछे जाते हैं, बताए जाते हैं। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इन कोड के हिसाब से ही सॉल्व करिए। आंसर आ जाना एक अलग बात है, लेकिन सही चीज पता होना एक अलग बात है ना, ऑथेंटिक। तो ये हो गया दिनों का कोड। फिर आता है महीना। महीने वही 12 महीने सभी को पता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हर साल में ये 12 महीने आते हैं, ठीक है। अब इन 12 महीनों के जब कोड आपको याद करने हो
तो कोड याद करने के लिए आप एक छोटा सा सीक्वेंस याद कर लो। अच्छा एक बात और समझो, ये जो 12 महीने होते हैं ये हर साल आते हैं, एक नॉर्मल ईयर में भी आते हैं और एक लीप ईयर में भी आते हैं। नॉर्मल ईयर को ही हिंदी में क्या कहते हो? साधारण वर्ष। और लीप ईयर को अधिक वर्ष या अधिवर्ष भी कह सकते हो, अधिक वर्ष या अधिवर्ष कहा जाता है। ठीक, कोड याद करने के लिए आपको करना ही है 033 614 625 035। आप 3-4 बार बोलोगे आपको बड़े आराम से याद आ जाएगा। तो सर 033 614 625 035 ये हो गए दिनों के कोड। ठीक है सर, और ये होते किस साल में? नॉर्मल ईयर में, साधारण वर्ष में होते हैं। अच्छा लीप ईयर में ज्यादा कुछ नहीं बदलता है, जनवरी का 6 हो जाता है, फरवरी का 2 और बाकी सब वही रहते हैं, बाकी सब वही रहते हैं, बाकी सारे कोड वही रहते हैं। ठीक है, देखो अगर कभी किन्हीं महीनों के या साल के कोड सेम है, इसका मतलब वो महीने सेम है। मतलब क्या हुआ? देखो जैसे अगर ध्यान दो तो जनवरी का कोड क्या है? यहां पर 0। क्या किसी और का भी 0 है क्या? अक्टूबर का। इसका मतलब ये हुआ कि जनवरी में प्रत्येक तारीख पर, हर एक तारीख पर जो दिन है उन्हीं सब तारीखों पर वही दिन अक्टूबर में भी होगा। मतलब अगर 1 जनवरी को मंगल तो 1 अक्टूबर को भी मंगल, 2 जनवरी को अगर बुध तो 2 अक्टूबर को भी बुध, 3 जनवरी को अगर बृहस्पति तो 3 अक्टूबर को भी बृहस्पति। मतलब हर एक तारीख पर जो दिन यहाँ, सभी उन तारीखों पर वही दिन वहां भी। अगर कोड सेम है तो जिन के कोड सेम है, जैसे एक सवाल हम पूछ रहे हैं ओरल, बताइए सामने देखकर, यदि किसी नॉर्मल ईयर में, यदि किसी साधारण वर्ष में अगर मार्च महीने की 12 तारीख को अगर शुक्रवार पड़ रहा है तो आगे फिर किस महीने की 12 तारीख को ही शुक्रवार पड़ेगा? तो आगे फिर किस महीने की 12 तारीख को ही शुक्रवार पड़ेगा? किसमें? नवंबर में पड़ेगा। अच्छा पीछे किस महीने की 12 तारीख को शुक्रवार पड़ा था? फरवरी में पड़ा था। क्या हमारी बात समझ रहे हैं? क्लियर हो गया ना? चलो एक सवाल ओरल बताओ, सामने देख के फिर से, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। यदि किसी लीप वर्ष में अगस्त महीने की आखिरी तारीख को अगर रविवार पड़ा है तो इससे पहले फिर किस महीने की उसी तारीख को रविवार ही पड़ेगा? अरे लीप ईयर है भैया, लीप ईयर है भैया, बताओ इससे पहले फिर किस महीने में उसी तारीख को रविवार ही पड़ेगा? बोलो भैया। हाँ फरवरी, सही है ना? तुम लोग नहीं बोल रहे हैं? हाँ कि अगर किसी लीप ईयर में अगस्त महीने की आखिरी तारीख को रविवार पड़ा तो फिर किस महीने में उसी तारीख को रविवार ही पड़ेगा? बोलिए। ये ट्रैप था, जाल बनाया गया था तुमको फंसाने के लिए। इससे पहले क्वेश्चन मैंने सरल वाला पूछा ही इसलिए था, जिससे कि तुम्हें वो आ गया तो तुम्हें लगेगा ये भी तुमको आ जाएगा। सर ऐसा कोई महीना होगा ही नहीं। रीजन सुनो क्यों। सर अगस्त महीने की आखिरी तारीख को अगर रविवार है तो पहले तो ये बताओ अगस्त महीने की आखिरी तारीख क्या होगी? 31। तो 31 अगस्त को रविवार है तो फिर किस महीने में वही तारीख रविवार को ही पड़ेगी? तो आप बताओ 31 तारीख फिर रविवार को मिलनी चाहिए। तो आप मुझे बताइए जो इसका कोड है वही कोड तो फरवरी का भी है, लेकिन फरवरी में क्या 31 तारीख मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ऐसा कोई महीना होगा ही नहीं। तो अगर मैंने तुमसे अगस्त महीने की आखिरी तारीख बोली तो तुम बोलोगे ऐसा कोई महीना नहीं होगा। अच्छा मैंने अगस्त महीने की आखिरी तारीख ना बोली होती, मैंने बोला होता 27 अगस्त को, तो फरवरी मिल जाता कि नहीं मिल जाता? अच्छा बोला होता है 29 अगस्त को, लीप ईयर है ना, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बात समझ में आई? नहीं आई भैया, लोगों क्लियर है? ये हो गई एक बात। चलिए कल हम लोग एक काम करेंगे, तारीख पर दिन निकालना और कुछ शॉर्टकट वाले सवाल आपको कल बताएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।